हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मानव नेत्र की संरचना को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम मानव नेत्र में जो दोष पाए जाते हैं उनके ऊपर पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए पॉइंट शुरू करते हैं। आई डिफेक्ट्स या दृष्टि दोष। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखने की प्रक्रिया या जो प्रोसेस ऑफ विजन है वो किस तरह से होता है। तो नेत्रों की संरचना में हमने डिस्कस किया था कि मानव नेत्र की जो सबसे भीतरी परत है, जिसे हम रेटिना या दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं, उस दृष्टि पटल में कुछ फोटो सेंसिटिव कोशिकाएं या जिसे हम प्रकाश संवेदी कोशिकाएं कहते हैं वो पाई जाती। अब इन कोशिकाओं में जो अलग अलग प्रकार के वर्णक हैं, जो पिगमेंट हैं, उनकी सहायता से प्रकाश की संवेदना को ग्रहण किया जाता है और ये प्रकाश की संवेदनाएं जब मस्तिष्क तक पहुंचती है तो हमें देखने की क्रिया का ज्ञान होता है। तो यहां पर इस तरह से एक छोटा सा पॉइंट इस तरह से देखिए कि जैसे एक मान लीजिए कि इस तरह से कोई वस्तु है और इसकी जब प्रकाश किरणें मानव नेत्र पर आपतित होंगी तो लेंस ये जो नेत्र है इसके कुछ भागों द्वारा, जैसे कॉर्निया या लेंस के द्वारा, इसको अपवर्तित करके रेटिना पर इसका एक चित्र बन जाएगा और रेटिना पर चित्र जो बनेगा वो दृष्टि तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक संवेदनाएं वहां तक पहुंचेंगी और हमें देखने की क्रिया का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से रसायन भी इसमें उपयोग में आते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्सिन यानी एक प्रोटीन है ऑप्सिन तथा रेटिनल विटामिन ए का एल्डिहाइड, ये दो पदार्थ हैं जो पाए जाते हैं और प्रकाश पड़ते ही ऑप्सिन रेटिनल से अलग हो जाता है तथा ऑप्सिन अपनी संरचना में परिवर्तित करके झिल्ली की पारगम्यता को परिवर्तित करता है। यानी रेटिना के ऊपर जो कोशिकाएं हैं उनकी झिल्ली की जो पारगम्यता है, परमिबिलिटी है, उसमें परिवर्तन होगा और इससे कुछ उत्तेजना, इससे कुछ स्टिमुलेट्स वगैरह उत्पन्न होंगे जो कि दृष्टि तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक ले जाए जाएंगे। इस सक्रिय विभव को, यानी ये जो संवेदना यहां पर उत्पन्न हुई है, इस सक्रिय विभव को ऑप्टिक नर्व या दृष्टि तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक भेजा जाता है, जहां से पूर्व स्मृति अनुभव के आधार पर दृश्य को पहचाना जाता है। यानी जो भी दृश्य हमारे सामने है, जो भी प्रतिबिंब हमारे सामने है, वो इस तरह से उसकी संवेदनाएं दृष्टि तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक जाएंगी और वहां से फिर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होगा, यानी ऐसे प्रतिबिंब जिनको किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। और साथ ही ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा बनता है, यानी जिस प्रकार की वस्तु है या वस्तु जिस पोजीशन में है उसके उल्टे रूप में ये प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब ये संवेदनाएं दृष्टि तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक ले जाई जाएंगी तो वहां पर फिर से ये चित्र जो है वो हमें सीधे रूप में दिखाई देता है। यहां पर एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक चित्र है। खैर, इसको अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इसको समझिए कि मानव नेत्र इस प्रकार से संरचना रहेगी कि यहां पर जैसे कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी किरणें जब मानव नेत्र पर गिरेंगी, देखिए देखने की प्रक्रिया सिंपल सी है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तो ये प्रकाश वहां से परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है और आंखों के जो विभिन्न भाग हैं, जैसे कॉर्निया है या यहाँ पर जलीय द्रव है, जो नेत्र लेंस है, उनके द्वारा इन किरणों को मोड़ करके इस तरह से रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाया जाता है। यहां पर जो ये प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक होगा और साथ ही ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। इस प्रतिबिंब की जो भी सूचनाएं हैं वो यहां पर जो दृष्टि तंत्रिका है उसके द्वारा, दृष्टि तंत्रिका ऑप्टिक नर्व जो रहेगी, दृष्टि तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती और मस्तिष्क जो है वो फिर इन सूचनाओं का विश्लेषण करेगा और इससे हमें देखने की प्रक्रिया का ज्ञान होता है। तो मानव नेत्र में देखने की प्रक्रिया इस तरह से रहेगी कि किसी ऑब्जेक्ट
या वस्तु पर प्रकाश किरणें आपतित होंगी और फिर वहां पर जो प्रकाश किरणें हमारे नेत्र जो है परावर्तित होकर के हमारे नेत्रों तक पहुंचेंगी और नेत्र के विभिन्न भाग, लेंस आदि उसको रेटिना पर एक इमेज के रूप में बदल देंगे। तो ये देखने की प्रक्रिया इस प्रकार होती। अब यहां पर एक पॉइंट देखिए कि मानव नेत्र के दूर एवं जो निकट बिंदु है वो कौन कौन से हैं। यहां पर दो पॉइंट है, एक तो जैसे कहते हैं निकट या नियर पॉइंट और दूसरा दूर यानी फार पॉइंट। अगर हम एक स्वस्थ मानव नेत्र की बात करें तो स्वस्थ मानव नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। यानी किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हमें उसे कम से कम नेत्रों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर है या नेत्रों और वस्तु के बीच में 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी है तो वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो अगर किसी वस्तु को एकदम हम क्लियर या आप कहें कि बिल्कुल स्पष्ट इमेज देखना चाह रहे हैं तो वो कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए। इसी तरह से जो दूर या फार पॉइंट है ये अनंत होता है, यानी अनंत पर स्थित किसी वस्तु को भी हमारे नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है। अनंत का मतलब है कुछ किलोमीटर या इस तरह से जो है काफी दूर का जो स्पष्ट एरिया है, अगर बीच में कोई व्यवधान नहीं है तो एक बहुत लंबी दूरी तक भी मानव नेत्र जो है वो प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से जब निकट और दूर बिंदु की बात होगी तो ध्यान रखिएगा कि अनंत से लेकर के 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इन्हीं के बीच में हमारे नेत्र जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। मिनिमम यानी जो पास का बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर और दूर का बिंदु जो है वो अनंत पर स्थित होता है। तो फार पॉइंट और नियर पॉइंट, यहां पर जो निकट बिंदु है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है। और ये जो है इस तरह से न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। फार पॉइंट या दूर बिंदु वह दूरतम बिंदु या जो सबसे दूर है जहां तक नेत्र जो है वो स्पष्ट प्रतिबिंब बना सकते हैं, वो क्या है? दूर बिंदु कहलाता है और ये दूरी अनंत पर होती है। आंख की समंजन क्षमता या अकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई, इसको समझते हैं। देखिए मानव में यहां पर इस तरह से एक लेंस है और जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि ये जो लेंस है ये उत्तल प्रकृति का है, कॉन्वेक्स प्रकृति का है। और कॉन्वेक्स प्रकृति के जो लेंस है वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं। तो यहां पर इस लेंस की अकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता क्या है? देखिए जब कोई लेंस अधिक मोटाई का होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई लेंस है, कोई लेंस जो है वो इस तरह से अधिक मोटाई का है, इसका मतलब ये जो है इस तरह से किरणों को जल्दी मोड़ देगा। और अगर कोई लेंस इस तरह से फ्लैट या थोड़ा सा चपटा है, इसका मतलब है इससे गुजरने वाली जो किरणें हैं वो थोड़ी सी दूरी पर जाकर के मिलती। तो फ्लैट जो लेंस है वो किरणों को दूरी पर जाकर के मोड़ता है। जहां पर ये किरणें मुड़ती हैं या जहां पर ये किरणें, इस प्रकाश की किरणें मिलेंगी, उस बिंदु और लेंस के बीच की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी यानी जहां पर ये प्रकाश की किरणें मिलेंगी और उसके और उस बिंदु और लेंस के बीच की दूरी जो है वो फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी। किसी लेंस की फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी उसकी क्षमता या उसकी पावर उतनी कम होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, लेंस किसी प्रकाश की किरणों को जितना जल्दी मोड़ दे ये उसकी शक्ति या पावर को बताता है, या जैसे हम क्षमता भी कह सकते हैं, लेंस की शक्ति या क्षमता, इसको जैसे हम P से लिख रहे हैं। तो लेंस की शक्ति या क्षमता से अभिप्राय है कि कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना जल्दी मोड़ दे वो उसकी शक्ति या क्षमता कहलाएगी, और कोई लेंस
जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणों को मोड़ता है या इकट्ठा करता है, उस बिंदु से लेंस की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, उस लेंस की फोकस दूरी कहलाएगी। किसी लेंस की अगर शक्ति ज्यादा है तो वो किरणों को जल्दी मोड़ देगा, इसका मतलब उसकी फोकस दूरी कम होगी। अगर किसी लेंस की शक्ति कम है तो वो किरणों को थोड़ा देर से या थोड़ी डिस्टेंस पे जाकर के मोड़ेगा, और ऐसे में उस लेंस की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो कम मानी जाती। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, लेंस की शक्ति P और उसकी जो फोकस दूरी है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर किसी लेंस की क्षमता ज्यादा है तो उसकी फोकस दूरी कम होगी, और अगर किसी लेंस की क्षमता कम है तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी। तो यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए किसी लेंस की मोटाई ज्यादा है तो वो किरणों को जल्दी मोड़ देगा, और अगर किसी लेंस की जो मोटाई कम है, वो चपटा है, तो वो किरणों को दूर तक मोड़ता है। अब मानव नेत्र में समंजन क्षमता है। समंजन क्षमता का मतलब है कि आंख में ये जो लेंस है, जो कि इस तरह से सीलियरी मसल्स के द्वारा यहां पर बना रहता है, इन सीलियरी मसल्स में जब क्रिया होगी तो लेंस का आकार परिवर्तित हो सकता है। जैसे यहां पर ये पूरा नेत्र गोलक आप देख सकते हैं। तो यहां पर मान लीजिए दूर की जो वस्तुएं हैं, क्योंकि वो इस तरह से छोटे आकार की दिखाई देती, उनसे आने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो इस तरह से समानांतर आएंगी। तो लेंस को जो है वो इस तरह से कम मोटाई में ही उनको मोड़ने में समर्थ जो है सफलता हासिल हो जाएगी। आप कहें कि छोटे आकार की जो प्रकाश तरंगें, इनको लेंस जो है वो चपटे आकार में होते हुए भी यहां तक मोड़ देगा। लेकिन जब प्रकाश की किरणें इस तरह से किसी पास स्थित वस्तु से आती, तो उन किरणों को मोड़ने के लिए लेंस को अधिक क्षमता की आवश्यकता होगी। तो उस स्थिति में ये लेंस जो है वो थोड़ा इस तरह से मोटा हो जाएगा। तो लेंस जो है वो अपनी आकृति में परिवर्तित कर सकता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए चपटा और पास की वस्तुओं को देखने के लिए ये थोड़ा मोटा हो जाता है। इसे लेंस की समंजन क्षमता या एकोमोडेशन पावर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस चपटा होगा, और पास की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस जो है वो अधिक मोटाई का, या जिसमें आप कहें कि अधिक पावर का हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर। और ऐसा जो है वो सीलियरी मांसपेशियों में गति के कारण होता है। देखिए अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए सीलियरी मांसपेशियां स्थिर हो जाती है। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया बताई है कि अगर सीलियरी मांसपेशियां स्थिर होगी तो उस स्थिति में लेंस जो है वो चपटा हो जाएगा, और जब सीलियरी मांसपेशियां थोड़ी सी इस तरह से गति करेंगे, उनमें थोड़ा सा इस तरह से संकुचन होगा, तो इससे लेंस जो है वो इस तरह से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है अकोमोडेशन को समझाने के लिए, वो यहां पर आप पढ़ सकते हैं। यहां पर ये चित्र में इसे दिखाया गया है। जो लेंस है वो इस प्रकार से किस तरह से प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। तो लेंस जब पास की वस्तुओं को देखता है तो उस वक्त उसकी मोटाई अधिक बढ़ जाती, और इसकी वजह से वो उन किरणों को अधिक या आप कहें कि जो है वो कम ही दूरी पर जाकर के उनको रेटिना पर फोकस कर देगा, और इससे जो है इसे लेंस की समंजन पावर या अकोमोडेशन पावर कहते हैं। दृष्टि दोष, अब इस पॉइंट को समझते हैं एक बार। देखिए जैसे ये मानव नेत्र है, यहां पर कॉर्निया वाला भाग रहेगा, ये यहां पर मानव नेत्र। जब मनुष्य किसी दूर की वस्तु को देख रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है जो थोड़ा दूरी पर स्थित है, जब कोई वस्तु मानव नेत्र से दूरी पर स्थित है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर क्रम में आती या समानांतर रूप से आती। तो यहां पर जब ये इस तरह से प्रकाश की किरणें आएंगी तो पहले कॉर्निया, फिर इस तरह से जलीय द्रव्य, फिर लेंस वगैरह आदि के द्वारा ये अपवर्तित होकर के इस तरह से रेटिना पर मिल जाएंगे।
और रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन जब कोई वस्तु पास में स्थित है, जैसे कोई वस्तु जो है वो नेत्रों के पास में स्थित है, यानी जो नियर पॉइंट है उसी के आसपास स्थित है, तो जब वस्तु पास में स्थित होती है तो उसकी प्रकाश की किरणें इस तरह से फैलती हुई सी होंगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब ये नेत्रों पर आपतित होंगी, जैसे यहां पर जो प्रकाश किरणें हैं वो नेत्रों पर आपतित होंगी, तो यहां पर ये जो प्रकाश की किरणें उनको इस प्रकार से रेटिना पर फोकस करने के लिए जो लेंस है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ताकि इन किरणों को ठीक तरीके से रेटिना पर फोकस कर सके। इसको इस तरह से समझिए कि जो पास की वस्तुएं हैं, जो पास की वस्तुएं, उनका जो एक तरह से एंगल बनेगा, उनका जो एंगल बनेगा वो थोड़ा सा अधिक चौड़ाई वाला होगा, और उनको इस तरह से यहां तक लाने के लिए लेंस को थोड़ी अपनी मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, उसकी क्षमता थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो चाहे दूर की वस्तु हो या पास की वस्तु हो, लेंस अपने आप को एडजस्ट करके इसका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बना देता है और वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अगर किसी कारण से लेंस की ये जो समंजन क्षमता है, यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए चपटा और पास की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस का इस तरह से मोटा होना, ये जो क्षमता है, ये अगर थोड़ी बहुत इसमें खराबी आ जाती, या इस नेत्र का जो आकार है, नेत्र गोलक का जो आकार है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी अगर मान लीजिए नेत्र गोलक थोड़ा बढ़ गया तो रेटिना पीछे की तरफ चली जाएगी। लेंस अपनी जगह सही है लेकिन रेटिना पीछे की तरफ गई तब भी प्रतिबिंब ठीक नहीं बनेगा। या नेत्र गोलक का आकार थोड़ा छोटा हो गया और रेटिना आगे की तरफ आ गई, उस स्थिति में भी जो प्रकाश तरंगे हैं वो तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन चूंकि रेटिना आगे आ गई है तब भी प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक स्पष्ट जो विजन है उसमें इस तरह से प्रक्रिया रहेगी कि दूर की वस्तुओं के लिए जो तरंगे हैं वो समानांतर क्रम में आती हुई दिखेंगी, और जो पास स्थित जो वस्तुएं हैं उनका जो तरंगे वो इस तरह से दिखाई देंगी, और यहां पर ये फिर रेटिना पर जाकर के मिलेंगे। तो ये प्रक्रिया रहती है। अब चाहे इस लेंस की जो क्षमता है उसमें कोई समस्या आ जाए या नेत्र गोलक का आकार कम या ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो यहां पर जो पीत बिंदु है, जो इस तरह से मैक्युलर ल्यूटिया है, उस पर नहीं बनेगा, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वस्तुओं का चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये जो स्थिति है ये दृष्टि दोष कहलाती। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से दृष्टि दोष जो है वो सामान्यतः मनुष्य में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर पॉइंट देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में होती है, और अगर मान लीजिए इनमें कोई समस्या आती है, यानी 25 सेंटीमीटर के आसपास की वस्तु व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है या अनंत पर रखी हुई वस्तु को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है, तो इसकी वजह से उन वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर स्पष्ट नहीं बनेगा। वस्तुएं या तो धुंधली दिखाई देंगी या इस तरह से बहुत ही जो है हल्का, जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही जैसे अस्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर उनका बनेगा। तो ऐसी स्थिति को हम दृष्टि दोष या डिफेक्ट्स ऑफ विजन के नाम से जानते हैं। तो जो प्रमुख दृष्टि दोष हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हम बात करें निकट दृष्टि दोष। दोस्तों दृष्टि दोष में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, तो हम ये कहते हैं कि भाई एक ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, या जब हम कहते हैं कि दूर दृष्टि दोष तो उसमें कहेंगे कि पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो दृष्टि दोष नाम है ये वस्तुओं के प्रतिबिंब, या आप कहें कि इस तरह से इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही। ये नाम इसलिए रखे गए हैं ताकि ये पता लग सके कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। निकट दृष्टि या जैसे हम मायोपिया भी कहते हैं, इसका मतलब है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाएगा। प्रतिबिंब अगर रेटिना से पहले बन जाए तो वो निकट दृष्टि दोष है, और अगर प्रतिबिंब रेटिना के बाद बने तो उसे हम दूर दृष्टि दोष कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये दो जो नाम है निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कोई प्रतिबिंब अगर रेटिना से पहले बन जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर
ये लेंस और इस तरह से यहां पर रेटिना। अगर कोई प्रतिबिंब इससे पहले बन जा रहा है, जैसे प्रतिबिंब यहीं पर बन गया यहां रेटिना से पहले, तो इसे हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। और अगर कोई प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है तो इसे हम कहेंगे दूर दृष्टि दोष। यानी ये क्या है, ये है निकट दृष्टि दोष और इसे क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। यानी ये मायोपिया है और ये हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब ध्यान रखिए कि अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो स्पष्ट बनेगा। रेटिना चाहे प्रतिबिंब रेटिना से पहले बने या बाद में बने, दोनों ही स्थिति में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा। तो ये स्थिति कब हो सकती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करें निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी पास की वस्तुओं को तो देख पाएंगे, लेकिन दूर पर स्थित जो वस्तुएं हैं उनका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा। कारण क्या है, देखिए निकट दृष्टि दोष के क्या कारण, एक तो कारण ये हो जाएगा कि जो लेंस है, मानो जो नेत्र है, लेंस है, उसकी वक्रता अधिक हो गई। वक्रता अधिक होने का मतलब है लेंस की मोटाई बढ़ गई। लेंस की जब मोटाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि दूर से जो प्रकाश की किरणें आएंगी, चूंकि वो पहले से ही इस तरह से एक छोटे दायरे में आ रही हैं, तो लेंस जो है वो उनको जल्दी मोड़ देगा। तो जल्दी मोड़ देगा तो उनका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा। और जब हम बात करें कि पास स्थित वस्तुएं, चूंकि पास स्थित वस्तु जो है उसके जो प्रकाश है वो इस तरह से, उसका जो प्रकाश है वो इस तरह से बढ़ता है, तो यहां पर जो प्रकाश होगा वो रेटिना पर जाकर के मिलेगा। तो दूर की वस्तुएं चूंकि उनका जो दायरा है वो पहले से ही कम है, इसकी वजह से चूंकि लेंस पहले से थोड़ा सा अधिक मोटा हो गया, उसकी पावर बढ़ गई है, तो उनको जल्दी मोड़ देगा। लेकिन पास स्थित जो वस्तु है उसकी जो परास है या उसका जो प्रकाश का दायरा है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से वो रेटिना पर जाकर के मिलते हैं इस तरह से। तो यहां पर चूंकि दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गया है, इसीलिए जो दूर स्थित वस्तुएं वो दिखाई नहीं देगी और पास स्थित वस्तुओं को आराम से देख पा सकते हैं। तो इसके क्या कारण होंगे, एक तो कारण इसका ये है कि अभिनेत्र लेंस या जो मानव का जो लेंस है उसकी वक्रता यानी उसकी क्षमता अधिक हो गई। दूसरा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगर नेत्र गोलक थोड़ा सा बढ़ गया हो तो भी ये जो पॉइंट है दूर की वस्तुओं के लिए वो थोड़ा सा आगे आने लगेगा या उसका प्रतिबिंब रेटिना से थोड़ा पहले बनने लगेगा, और ऐसी स्थिति में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। अब ये जो इस तरह से दोष है, इसमें क्या होगा, देखिए दूर से जो वस्तुएं दूर से जो स्थित अनंत पर जो स्थित वस्तु है, अनंत पर स्थित जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन रहा है, और ऐसी स्थिति में यहां पर वस्तु जो अनंत पर स्थित है वो दिखाई नहीं देगी या अस्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो अगर हम इन किरणों को थोड़ा सा फैला दें तो ये जो प्रतिबिंब है वो जाकर के सीधा रेटिना पर बनेगा। तो हम क्या करें, चूंकि लेंस की पावर बढ़ गई है या लेंस किरणों को जल्दी मोड़ दे रहा है, तो अगर हम यहां पर एक ऐसा लेंस लगा दें जो किरणों को थोड़ा फैला दे, तो फैलाने से क्या होगा कि जब ये थोड़ा सा इन किरणों का दायरा बढ़ जाएगा तो लेंस अपने हिसाब से फिर उनको इस तरह से रेटिना पर फोकस करेगा और वहां पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाए तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाने या नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष होता है। ध्यान रखिएगा, इस निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है और इसमें दूर स्थित वस्तुओं पर रखा जो या दूरी पर स्थित जो वस्तु है उनका प्रतिबिंब ठीक से नहीं बनता है। इसका मतलब ये है कि मानव का जो फार बिंदु है, यानी इस तरह से जो अनंत पर स्थित जो बिंदु है जिसको हम दूर बिंदु कहते हैं, वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर के पास में आ गया है, क्योंकि अनंत वाली वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं।
तो निकट दृष्टि दोष या जो मायोपिया है वह अवतल लेंस, जैसे अभी हमने बात की कि कॉनकेव लेंस का उपयोग करके ठीक की जा सकती, यानी उपयुक्त फोकस दूरी वाला जो अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है, उसको लगाने से इस दोष का निवारण किया जा सकता है। तो अवतल लेंस क्या करेगा कि दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको थोड़ा फैला देगा। फैलाने से क्या होगा कि जब उसका दायरा बढ़ जाएगा तो लेंस, मानव का जो लेंस है वो उस हिसाब से उन किरणों को एडजस्ट करके रेटिना पर उनका प्रतिबिंब बना देगा। तो यहां पर एक देख सकते हैं कि जो तरह से मायोपिया है उसमें अवतल लेंस का उपयोग करके इस दोष का निवारण किया जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट है दूरदर्शी दोष, जैसा कि अभी हमने बात की, इसमें जो दूर स्थित वस्तु है उसकी जो प्रकाश किरणें यहां, ये कब होगा, या तो लेंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा चपटा हो जाए या जो नेत्र गोलक है वो थोड़ा छोटा हो जाए। दोनों स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से बाद में बनने लगेगा। तो इसमें जो दूर की वस्तुएं हैं उनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो इस तरह से यहां पर रेटिना पर स्पष्ट बन जाएगा, लेकिन जो पास में स्थित वस्तुएं हैं, यहां पर जैसे कोई वस्तु है, पास में स्थित वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु है, उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पीछे जाकर के बनने लगेगा और ऐसी स्थिति को हम दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। दो कारण हो सकते हैं, या तो लेंस चपटा हो गया हो या नेत्र गोलक की जो आकृति है वो छोटी हो गई। अब इसका निवारण कैसा किया जाए? यहां पर अगर हम एक उपयुक्त फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा देते हैं तो उत्तल लेंस क्या करेगा, पहले इन किरणों को थोड़ा सा जो है इस तरह से संकुचित कर देगा, पहले इन किरणों को थोड़ा सा संकुचित कर देगा और फिर उसके बाद जो मानव का नेत्र लेंस है वो इनको इस तरह से रेटिना तक फोकस कर देगा, जिससे प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बने और चीजें जो है वो स्पष्ट दिखाई दें। तो ध्यान रखिएगा कि जो दूरदृष्टि दोष है जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा कब? जब मनुष्य दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो लेंस चपटा हो गया हो यानी उसकी फोकस दूरी बढ़ गई हो, या नेत्र गोलक का आकार कम हो गया हो। अब यहां पर देखिए, इस स्थिति में क्या होगा कि मनुष्य का जो निकट बिंदु है, आंखों का जो निकट बिंदु है वो थोड़ा सा दूर चला जाता है, यानी पास की वस्तुएं जब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि निकट बिंदु जो है वो मानव नेत्र से थोड़ा सा दूर हट जाता है, पीछे हट जाता है। तभी आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो कि इस दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हैं, वो जब कोई अखबार या इस तरह से कोई किताब वगैरह बिना चश्मे के पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दूर रख करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट रूप से दिख सके। कारण है मनुष्य के नेत्रों का जो निकट बिंदु है वो थोड़ा दूर हट गया। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। कारण क्या है, या तो फोकस दूरी बढ़ गई हो यानी लेंस अधिक चपटा हो गया हो, या नेत्र गोलक का आकार छोटा हो गया हो। यह स्थिति बनती है जब व्यक्ति जो है वो दूरदृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया से पीड़ित है। तो निवारण के लिए क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब ये दोनों स्थिति है कि यहां पर इस तरह से मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में क्या करेंगे, मायोपिया में हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष का मतलब समझिए, जरा यानी वृद्धावस्था। तो कई बार क्या होता है कि वृद्धावस्था में जो सीलियरी मांसपेशियां हैं उनमें कुछ समस्या आ जाने से नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो प्रभावित होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति दोनों ही प्रकार के दोषों से पीड़ित होने लगता है। दोनों ही प्रकार के दोषों से मतलब है कि एक ही जो व्यक्ति है उसमें निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। तो जब इस तरह से दोनों ही दोष एक व्यक्ति में होंगे तो इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, दोनों लेंस का एक साथ प्रयोग करेंगे। यानी एक ही चश्मे के अंदर एक ऐसा लेंस जो दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट दिखा सके और एक ऐसा लेंस जो पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट देखने में मदद कर सके। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है, और पास की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी।
तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो चश्मा है वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जिसमें दोनों लेंस लगे हों। इस प्रकार के चश्मे को, इस प्रकार के लेंसेस को हम वीफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस के नाम से जानते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये चश्मा जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। यहां पर नीचे की तरफ, यहां पर नीचे की तरफ इस तरह से उत्तल लेंस लगा होगा यहां पर, और ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा है। यहां पर लगा है अवतल और यहां पर लगा है उत्तल लेंस। और थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर लगा है अवतल, यानी ऊपर की तरफ लगा है अवतल या कॉनकेव लेंस, और ये लगा है उत्तल लेंस। और इन दोनों लेंसों की सहायता से व्यक्ति दोनों प्रकार के दोषों की स्थिति में भी वस्तुओं को ठीक ठाक से देख सकता है, या प्रतिबिंब जो है वो थोड़ा स्पष्ट बन सकता है। अगला है दृष्टि वैमनस्य या अबिंदुकता। अब कई बार क्या होता है कि जैसे जो नेत्र लेंस या जो कॉर्निया की स्थिति है वो थोड़ी सी अनियमित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि मानव का जो कॉर्निया है, मानव का जो इस तरह से, या जैसे ये लेंस है और यहां पर जो इस तरह से कॉर्निया है, उसकी आकृति थोड़ी सी अनियमित हो गई, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब ठीक तरीके से नहीं बना पाता। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा। बेलनाकार लेंस का प्रयोग होने से व्यक्ति जो है वस्तुओं का प्रतिबिंब ठीक तरीके से बना सकने में समर्थ हो जाता है। तो अबिंदुकता या दृष्टि वैमनस्य, जिसे हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, उसमें क्या होगा कि नेत्र लेंस या कॉर्निया का आकार अनियमित हो जाएगा और इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है वो 37 दिशा में स्थित जो चीजें हैं उनको तो देख सकेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर जो चीजें उनको ठीक तरीके से नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि दो स्थिति है, एक व्यक्ति जो नॉर्मल आई है, दूसरा यहां पर इस तरह से जब आकृति अनियमित हो गई तो जो चित्र है वो स्पष्ट नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां पर देखिए वर्टिकल जो चीजें हैं वो ठीक से नहीं बन रही है, तो इसकी वजह से व्यक्ति को धुंधला दिखाई देगा। तो इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर एक जो लेंस है वो इस तरह से लगाया गया है, इस तरह से लेंस लगाया गया है ताकि व्यक्ति जो है इस दोष का निवारण कर सके। उसके बाद में नेक्स्ट है मोतियाबिंद। देखिए मोतियाबिंद एक ऐसा दोष है जिसमें जो मानव का नेत्र का जो लेंस है ये अपारदर्शी हो जाएगा। यानी अगर नेत्र का जो लेंस है ये अपारदर्शी हो जाए तो इसकी वजह से यहां पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब अगर नहीं बनेगा तो व्यक्ति चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। इसे हम मोतियाबिंद या कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं। मोतियाबिंद या कैटरेक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसका इलाज क्या है कि सर्जरी के द्वारा इस नेत्र को या इस लेंस को ठीक किया जाता है और साथ में एक चश्मा दे दिया जाता है जिससे कि व्यक्ति जो है चीजों को स्पष्ट रूप से देख सके। तो मोतियाबिंद में क्या होगा, लेंस जो है, मानव का जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा, अपारदर्शक हो जाएगा। तो लेंस अगर अपारदर्शक हो गया, ओपेक हो गया, तो ऐसी स्थिति में चीजें जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। तो इसके लिए ऑपरेशन के बाद, शल्य चिकित्सा के बाद उपयुक्त लेंस दे दिया जाता है। जैसे यहां पर एक नॉर्मल आई आप देख रहे हैं, यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कि लेंस जो है वो धुंधला हो गया है, इस स्थिति को हम मोतिया कहते हैं। दूसरा होता है वर्णांधता। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि मनुष्य के नेत्र में, रेटिना में कुछ कोशिकाएं हैं जिन्हें हम शंकु कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, कोन सेल्स के नाम से जानते हैं। अब ये शंकु कोशिकाएं क्या करती है, रंग विभेदन का कार्य करती है, रंग विभेदन का। अब कुछ व्यक्तियों के नेत्रों में जन्मजात कुछ शंकु कोशिकाओं की कमी पाई जाती, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रकार के रंग देख पाने में असमर्थ होते हैं। वैसे तो वर्णांधता कई प्रकार की पाई जाती है, लेकिन जो सबसे सामान्य प्रकार की वर्णांधता है वो लाल और हरे रंग के लिए होती, लाल तथा हरे रंग के लिए होती, लाल और हरे रंग के लिए पाई जाती। यानी
व्यक्ति जो है वो लाल और हरे रंग को ठीक तरीके से नहीं देख पाता है। तो ये एक जन्मजात या आप कहें कि आनुवांशिक रोग है, और इस आनुवांशिक रोग में महिलाएं जो है वो इस रोग की वाहक होती है, क्योंकि आनुवांशिक रोग खराब जीनों की वजह से होते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो रोग उत्पन्न करेंगे, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस रोग का कोई इलाज नहीं। तो जो वर्णांध व्यक्ति है, कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति है, वैसे तो उनमें कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में समस्या आती, क्योंकि जो ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने के लिए दिया जाता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि वाहनों के लिए या आप कहें कि जो स्ट्रीट या ट्रैफिक जो लाइट्स है वो लाल, हरी या पीले रंग में बनती है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए लाल और हरे रंग में ही अंतर नहीं कर पा रहा है या उनको ठीक तरीके से नहीं देख पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो ट्रैफिक सिग्नल को भी ठीक तरीके से नहीं समझ पाएगा, और ऐसी स्थिति में वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए जो वर्णांध व्यक्ति है उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाता। तो ये नेत्र दोष, एक नेत्र दोष यहां पर लास्ट में वो देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं काला मोतिया या ग्लूकोमा, काला मोतिया। देखिए इसमें क्या होता है, जो मानव नेत्र हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में बात की थी कि इस मानव नेत्र के अंदर कुछ द्रव भरे हैं, दो द्रव भरे हैं। यहां पर जैसे जलीय द्रव है और यहां पर इस तरह से काचाभ द्रव है। अब अगर मान लीजिए इन द्रवों का जो प्रेशर है वो बढ़ने लगे, इनका जो अंदर की तरफ जो प्रेशर है वो बढ़ने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि नेत्र गोलक की जो दीवारें हैं या उसकी जो इस तरह से संरचना है वो क्षतिग्रस्त हो सकती है, और ऐसी स्थिति में अगर रेटिना को नुकसान पहुंचता है तो प्रतिबिंब निर्माण में समस्या हो सकती है, और व्यक्ति की जो दृष्टि है वो बाधित हो सकती है। इसी को हम काला मोतिया या ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं, ग्लूकोमा। इनिशियल स्टेज में अगर मान लीजिए इसके बारे में जानकारी होती है तो इसका थोड़ा बहुत इलाज संभव है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये रोग बढ़ता है तो फिर इससे स्थायी अंधापन आ सकता है, यानी मनुष्य की जो आंखें हैं वो स्थायी रूप से खराब हो सकती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेत्र से जुड़े हुए जो विभिन्न रोग हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार पूछा जाता है कि प्रमुख अपवर्तन के दोष कौन कौन से। तो अपवर्तन के दोषों में पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो इस तरह से प्रकाश की किरणों के कॉर्निया और लेंस से अपवर्तन के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अगर उसमें कोई समस्या है तब दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोष और उनके निवारण अभी हमने देखे कि दृष्टि दोष जो है वो इस तरह से कौन कौन से हैं और उनका निवारण जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम आरएएस के अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।